हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट परीक्षा में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 6 की एनसीईआरटी, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, क्लास 6 की एनसीईआरटी में आज हम करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही रामबाण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम अपना पहला चैप्टर शुरू करते हैं। तो हमारे पहले चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है दोस्तों। मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरी वीडियो को देखें। अब सिर्फ पूरी वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा आपको फिर एनसीईआरटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी अच्छी वीडियो आप पा सकें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे, अब देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग है हमारी यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को जान लेते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है, इसमें पहला पॉइंट है कृषि का आरंभ जो है 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। तो दोस्तों, ये एक पॉइंट ये हो गया हमारा कि कृषि का आरंभ कब हुआ था। तो कृषि का आरंभ जो है हमारा 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट, हमारा दूसरा पॉइंट है सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कब बसे थे। तो 4700 वर्ष पूर्व। ठीक, तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया हमारा कि सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व बसे थे। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। आप चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरा पॉइंट हमारा गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज बसे थे। तो ये हमारा 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है, गंगा घाटी के नगर और मगध का बड़ा राज कब थे, कब बसे हमारे, ये 2500 वर्ष पूर्व। ठीक, अब चौथा पॉइंट है हमारा, चौथा पॉइंट है वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व चल रहा है। मतलब इस पॉइंट को हम आगे देखेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, सिर्फ आपको इस वीडियो को देखना है बस। और आप इसके साथ साथ अगर नोट्स बना लें तो आप कभी भी भूलेंगे ही नहीं। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, देखिए लास्ट तक आप जाते जाते देखिए आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो अब चलते हैं आप आगे। तो हमारी हेडिंग है लोग कहाँ रहते थे। मतलब जो लाखों वर्ष पहले जो लोग थे वो कहाँ रहते थे और कैसे रहते थे, इसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। तो हमारे इसमें पहला पॉइंट है लोग कहाँ रहते थे। इसका पहला पॉइंट है कि लाखों वर्ष पहले लोग भोजन संग्रह के रूप में, मतलब कह रहा है कि लाखों वर्ष पहले लोग भोजन संग्राहक के रूप में आखेटक के रूप में नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। तो इसमें तीन बातें कही गई हैं। लाखों वर्ष पहले लोग भोजन संग्रह के रूप में और आखेटक के रूप में कहाँ रहते थे, नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट है हमारा उत्तर पश्चिम की सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों वाले क्षेत्रों में, उत्तर पश्चिम की सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों वाले क्षेत्रों में 8000 वर्ष पूर्व स्त्री एवं पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ की फसलों को उपजाना आरंभ किया था। देखिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, उत्तर पश्चिम की सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों वाले क्षेत्रों में लोगों ने क्या किया, गेहूं और जौ उपजाना आरंभ कर दिया था। कितने साल पहले, 8000 वर्ष पूर्व। ठीक, क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है हमारा कि उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। अब देखिए उन्होंने क्या है, भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ठीक, इतनी बात क्लियर होगी। मैं समझता हूँ कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आप अपने आगे। तो आगे देखिए, ये लोग जो है कहाँ रहते थे, ये लोग गाँव में रहते थे। ठीक है, अब पहले शहर तो बसे नहीं थे तो कहाँ रहेंगे, गाँव में ही रहेंगे ना पहले के लोग। तो ये लोग गाँव में रहते थे। अब हमारा अगला पॉइंट है उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों वाले क्षेत्रों में कृषि का विकास हुआ। ठीक, क्या कह रहा है कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों वाले क्षेत्रों में कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। ठीक, अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो हमारा अगला पॉइंट है सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे 4700 वर्ष पूर्व कुछ आरंभिक नगर फले फूले। देखिए दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के पास में जो है कितने वर्ष पूर्व जो है आरंभिक नगर फले फूले। तो क्या है, 4700 वर्ष पूर्व। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट है गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। देखो, गंगा और इसकी सहायक नदी के किनारे जो है नगरों का विकास कब हुआ, तो यह 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, क्लियर, आई होप कि क्लियर होगा आपको ये पॉइंट। गंगा की सहायक नदी सोन है और जो कि दक्षिण से आती है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट है गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में
मगध नाम से जाना जाता था। ठीक है, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। तब चलते हैं आगे। तो आगे हमारे नेक्स्ट हेडिंग है देश का नाम। इसमें पहला पॉइंट है इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है, इंडिया शब्द जो है किससे निकला है, वो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इन नदियों के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक, देखिए क्या कह रहा है कि 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इन नदियों के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक, क्लियर होगी इतनी बात। तो अगली हमारा पॉइंट है भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भारत नहीं है दोस्तों, ये भरत है। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पूर्व कृति ऋग्वेद में मिलता है। ठीक, बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होता है। ठीक, देखो क्या कह रहा है कि भरत नाम का प्रयोग जो है वो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था और इस समूह का उल्लेख जो है संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पूर्व कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। देखिए अब एक पॉइंट यहाँ से ये बन रहा है क्या कि ऋग्वेद कितने साल पहले आया था, तो कितना आ गया 3500 वर्ष पूर्व। ठीक है, इतनी क्लियर होगी बात। चलते हैं आगे। तो अगली हेडिंग है दोस्तों, हमारी अगली हेडिंग है अतीत की जानकारी के लिए स्रोत। देखो अतीत की जानकारी का मतलब होता है कि पहले की जानकारी हम किन किन वस्तुओं से किन किन स्रोत से मिलती है, यही हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है हमारा पांडुलिपि। पांडुलिपि क्या होती है, देखिए पांडुलिपि क्या होती है, ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। मतलब ये पुस्तक पांडुलिपि जो है वो हाथ से लिखी जाती थी, हाथ से लिखी होने के कारण इन्हें पांडुलिपि कहते हैं। अब इसमें चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है हमारा अंग्रेजी में पांडुलिपि में प्रयुक्त होने वाले मैन्यूक्रिप्ट। मैन्यूक्रिप्ट शब्द जो है लैटिन शब्द मैनू जिसका अर्थ है हाथ है, जिसका अर्थ क्या है हाथ है से निकला है। ठीक है, तो इसमें आ जाता है क्वेश्चन कि मैनू का अर्थ क्या है, तो मैनू का अर्थ है हाथ है। ठीक, मैनू का अर्थ हाथ है से निकला है। ठीक, अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे हमारा। तो तीसरा पॉइंट है ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्रों में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखे मिलती हैं। देखिए क्या है कि इसमें कह रहा है कि पांडुलिपियां जो है ताड़पत्रों पर और क्या भुर्ज नामक पेड़ पर। इसमें 2 पॉइंट याद करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये और बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो नंबर 1 ताड़पत्रों पे और नंबर 2 भुर्ज नामक पेड़ की छाल पे। और भुर्ज नामक पेड़ जो है कहाँ मिलते हैं, वो हिमालय क्षेत्रों में मिलते हैं। ठीक है, तो आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अब अपने अगले। पांडुलिपियां जो है इसमें से कई संस्कृत में लिखी हुई मिलती हैं, जबकि अन्य जो है प्राकृत और तमिल में है। देखिए पांडुलिपियां जो है कई तो संस्कृत में मिली हैं और अन्य जो है प्राकृत और तमिल में मिली हैं। मतलब इसका फिर अगला पॉइंट है हमारा प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे, ये आम लोग करते थे। अब आ जाता है हमारा दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है अभिलेख। कुछ जो है जानकारी जो अभिलेखों से भी मिलती है। तो अभिलेख क्या होते हैं देख लेते हैं। तो अभिलेख जो है अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। जैसे हम लोग जाते हैं ना कहीं पे घूमने के लिए, कहीं घूमने जाते हैं, जैसे लाल किला हो गया और ताजमहल हो गया, तो वहाँ पे ऐसे पत्थर लगे होते हैं। पत्थर लगे हैं, उस पर जो है ऐसे लिखा रहता है ना, देखा होगा आपने सभी ने। तो उस पर लिखा है, यही हमारे अभिलेख कहलाते हैं। तो क्या कह रहा है कि अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। ठीक, उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसी में हमारा अभिलेख में दूसरा पॉइंट है इन पर शासकों के आदेश, प्रशंसा, प्रश्नावली एवं कार्यों का विवरण मिलता है। क्वेश्चन पूछेगा कि अभिलेखों पर क्या मिलता है, तो देखिए इन पर जो है क्या मिलता है, शासकों के आदेश, प्रशंसा, प्रश्नावली एवं कार्यों के विवरण मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया इस बात। अब चलते हैं आगे। अब देखिए लिखित स्रोत। अब कुछ जो है हमारे लिखित स्रोत से भी लिखित स्रोत में क्या है, महाकाव्य, कविताएं अथवा नाटक इत्यादि, ये हमें लिखित स्रोत से जानकारी मिलती है। इसमें महाकाव्य है, कविताएं तथा नाटक इत्यादि। ठीक है, इसमें दूसरा ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। इसमें दूसरा पॉइंट है इनमें से कई संस्कृत में तथा अन्य प्राकृत में और तथा तमिल में लिखे मिले हैं। अब ये जो है
लिखित स्वरूप भी हमें कई संस्कृत में मिले हैं और प्राकृत भाषा में मिले हैं और तमिल भाषा में मिले हैं। ठीक, अब चलते हैं आगे अपने आगे। अब चौथा हमारा पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य चौथी हेडिंग है पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है? पत्थर अथवा ईंट से मिली इमारतों के अवशेष चित्रों तथा मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। देखो इसमें पहला पॉइंट है पत्थरों और ईंटों से मिली इमारतों के अवशेष, चित्रों अथवा मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। पुरातात्विक सोच में जो पुराने जो सामान हमें मिले हैं उससे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो क्या है पहला पॉइंट? पत्थरों और ईंटों से मिली इमारतों के अवशेष, चित्रों और मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट है हमारा। दूसरा पॉइंट, इनमें औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्के, मोहरे आदि मिली हैं। अब देखो पुरातात्विक साक्ष्य में क्या क्या मिला है? औजार मिले हैं, बर्तन मिले हैं, हथियार मिले हैं, आभूषण मिले हैं, सिक्के मिले हैं, मोहरे आदि मिले हैं। ठीक है, और जानवरों में देख लेते हैं कि इसमें क्या तीसरा पॉइंट है अब हमारा कि जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां इत्यादि मिली हैं। तुम्हारी अगली हेडिंग है इतिहास और तिथियां। ठीक है, तो इसमें हम क्या जानेंगे? इसमें हम तिथियों का मतलब जानेंगे, मतलब जो डेट दी रहती है उसका हम मतलब जानेंगे। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ठीक, अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ठीक, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां जो हैं ईसा से पहले के रूप में मानी जाती है। जो है एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए हमारा ये वाला पॉइंट था कि वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। ठीक है, इस पॉइंट को हमने कहा था लास्ट में समझेंगे, तो ये देख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। जो कृषि का आरंभ कब हुआ था? 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। अब इसी को हम अगर ईसा पूर्व में बताएं तो ईसा पूर्व में क्या होगा कि 8000 वर्ष पूर्व, और क्या कह रहा था 2000 इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक, 2000 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6000 ईसा पूर्व। ये क्या हो जाएगा? ईसा पूर्व। 6000 ईसा पूर्व हो जाएगा। ठीक, 8000 वर्ष पूर्व था, इसमें से हम 2000 माइनस कर देंगे तो 6000 ईसा पूर्व में आ जाएगा। कहेगा कि अगर 8000 वर्ष पूर्व को ईसा पूर्व में बताएंगे तो 6000 ईसा पूर्व हो जाएगा। ऐसे जैसे मैं सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर जो 4700 वर्ष पूर्व से थे, अगर हम इसको कहें कि इसको ईसा पूर्व में बताइए तो क्या करेंगे? तो 4700 में से 2000 माइनस कर देंगे। जब 2000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2700 ईसा पूर्व, 2700 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ईसा पूर्व में। ठीक है, आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।